जी, अब आवाज आ रही है आपको? इज इट क्लियर नाउ? आई थिंक इट शुड बी ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो। आवाज अब तो आ जानी चाहिए। आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। कैन यू हियर मी नाउ? आ रही है। इट इज क्लियर। ओके, सो इफ इट इज क्लियर इट मींस जिसकी साइड पे ब्रेक हो रही है सो वहां पे इंटरनेट का इशू हो सकता है। जी, सबसे पहले हमने डिस्कस करने थे क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको दिए थे फर्स्ट टेस्ट के। अब कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट मार्क होना रह गए हैं। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो नाम नहीं लिखा था टेस्ट के ऊपर, या दूसरे वो हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया था, सो वो अपलोड नहीं कर सके थे गूगल क्लासरूम पे, तो कुछ इश्यूज थे उनके साथ। उनके रह गए इस वजह से क्योंकि उनका जो टेक्स्ट थे, उनके जो मैसेज हैं वो स्किप हो गए हुए हैं, तो मुझे नहीं पता होता कि किसके टेस्ट रह गए हैं क्योंकि अलॉट ऑफ 100 मैसेजेस होते हैं। तो आप मुझे दोबारा मैसेज कर देंगे क्लास के बाद, तो मैं आपको दोबारा चेक करके सेंड कर दूंगा। अच्छा, जिसमें जिस जिस स्टूडेंट ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है मैंने उसको पर्सनली फीडबैक भी सेंड कर दिया है, ठीक है। अगर किसी ने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है और तो वो आज क्लास के बाद डिस्कस कर ले। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लें कि क्वेश्चंस थे कौन से, मतलब उसके अंदर क्या एज सच डिमांड थी और आपने उनको किस तरह अटेम्प्ट करना था, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें कि जस्ट अ सेकंड, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शंस ऑफ 1937। तो टुडे आज मसला आ रहा है, आवाज नहीं आ रही सही। अरे क्या मसला आ रहा है? जी, मैं अब अपना जो है वो एलटीई यूज कर रहा हूँ। लेट्स सी अगर आपको आवाज आती है क्लियर। इज इट क्लियर नाउ? ओके। सो जिस साइड पे मेरे ख्याल से मसला है तो इंटरनेट का इशू होगा, मेरे साइड से इट इज फाइन। अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था कि क्वेश्चंस जो थे वो, लेट्स से अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शंस ऑफ 1937। अब हमने देखना है कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज दे आर सेइंग क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शन ऑफ 1937, कि आप एनालाइज करें इलेक्शंस ऑफ 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे, and the suffering and the grievances of the Muslims under the Congress rule. So that is the second part. So first of all, we need to dissect the question into different parts के उसने पूछा क्या हुआ। So सबसे पहले उसने पूछा था कि जो इलेक्शंस थे 1937 के उनके बारे में बताएं, and then he is asking कि मुसलमानों को क्या grievances थी under the Congress rule, and how much did it help in popularizing the idea of separate Muslim state in India. सो इसके थ्री पार्ट्स हैं। अब हमने हर तीन इसके जो पार्ट्स हैं, पोर्शन हैं, हमने इन सबको इक्वल प्रोपोर्शन में इसको डिस्कस करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने तमहीद बांधी इलेक्शन ऑफ 1937 पे। कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रीवेंसेस पे ज्यादा फोकस किया और कुछ ने सिर्फ उसको फोकस किया कि हाउ इट हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द आइडिया। सो बेसिकली आपने क्या करना होता है, इट इज जस्ट लाइक देन इक्वल परसेंटेज, एवरी पोर्शन विल गेट इक्वल परसेंटेज। सो आपने क्या करना है, आपने अगर इसको 120 मार्क्स हैं तो यू विल गेट 1 और 2 मार्क्स इसको ब्रेक कर लें, आपका इंट्रोडक्शन पहले बेहतर हो। उसके बाद आपने हर पोर्शन को क्वेश्चंस की हेडिंग में इन्वॉल्व करना है। अब इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ गुड अटेम्प्ट। ये क्यों गुड अटेम्प्ट है, एक तो मैंने इनकी मिस्टेक बताई कि इनकी जो हेडिंग्स हैं दे आर नॉट रीडेबल, ठीक है। तो ये इनकी मिस्टेक थोड़ी सी इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अदर देन दैट अगर आप इनकी प्रेजेंटेशन देखें, इनका राइटिंग स्टाइल देखें, सो दैट इज गुड, दैट इज एक्सीलेंट। और आपको ये पेपर्स में खुद एडवांटेज देगा राइटिंग। सो जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है या मैंने कमेंट किए हैं तो आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट विद द कोड। सो यू ऑलवेज नीड टू स्टार्ट योर हिस्ट्री पोर्शन। इसमें आपको कितनी ज्यादा कोटेशंस मैंने शेयर की हुई हैं जब हम इसको कर रहे थे कवर। सो यू नीड टू स्टार्ट विद द रेलिवेंट कोड, ठीक है। कोटेशन से स्टार्ट करें। उसके बाद ये यहाँ पे रीजंस ऑफ मुस्लिम लीग बिटरली डिफीट, इसमें आप बताएंगे कि इलेक्शंस 1937 के क्यों हुए, 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग हुए। फिर इसके अंदर मुस्लिम लीग की क्या मैनिफेस्टो था, ऑल इंडिया कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो था। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मिनिस्ट्रीज जो थी वो एज्यूम की कांग्रेस ने,
और उस मिनिस्ट्रीज में उनके ग्रीवेंसेस क्या थे मुसलमानों के, ठीक है। ये देखें जिस तरह इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया, दैट इज एक्सीलेंट। इसके बाद एट्रोसिटीज कमिटेड बाय, क्या यार सामने आ गया, सो एट्रोसिटीज कमिटेड बाय कांग्रेस ऑन मुस्लिम, वो आप बताएंगे सारा एंटी मुस्लिम राइट्स या जो भी आपने इसको डिवाइड करके आप इसमें कोटेशंस ऐड करेंगे। सो दिस इज अ गुड वे टू रिप्रेजेंट और टू ऐड कोटेशन। एंड इसी तरह सारी जो चीजें हैं, कंटेंट मोस्टली सबका सेम था, क्योंकि ये टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं मैंने आपको दिया जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, तो सारे कवर किए हुए थे। तो कंटेंट इस क्वेश्चन में सबका ठीक था। अब इन्होंने एजुकेशनल पॉलिसीज लिखी, पॉलिटिकल पॉलिसीज लिखी, लेकिन सोशल पॉलिसीज भी बतानी चाहिए थी कि जिस तरह उनको अलूफ रखा गया सोशल स्टाटा से, सोशल नेटवर्क से, सोसाइटी के। तो ये चीज बेहतर थी। इसके बाद जब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सारा एक ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन था क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शंस। ये तो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो क्वेश्चन था जी वो वाला था, जो दूसरा क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। So it is related to analyze the factors which resulted in the formation of Pakistan. So किसी ने, बहुत ही few कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट किया। उसकी रीजन क्या थी? अब पूछा हुआ है एनालाइज द फैक्टर्स। अब जिस तरह आप ऐसे को तैयार करते हैं ना, डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस। सो अगर आप इस क्वेश्चन को इन फैक्टर्स में डिवाइड करते तो बहुत अच्छा हो जाता, आप उसको अटेम्प्ट करते। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है कि जी 1906 से उसने लिखा, पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखी, फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आ गया, फिर इसी तरह उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स बता दिए। लेकिन ये सारे मोस्टली पॉलिटिकल इवेंट्स थे। आपने पहले बताने थे इनमें डिफरेंट इवेंट्स। लेट्स सी इन्होंने क्या लिखा है, अगर आप इवेंट्स में देखें तो यहाँ पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। हियर आर द डिफरेंट इवेंट्स फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। सो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का आप बता दें, या इसको आप रिलीजियस फैक्टर्स में बता दें, ठीक है, या सोशल फैक्टर में बता दें। ये रिलीजियस फैक्टर्स आ गए कि इक्वालिटी, होली बुक होल्ड्स अ cohesive approach towards life while the Hindu follow the religion which is based on the concept of many gods, ठीक है। सोशल फैक्टर्स में बता दें, कल्चरल फैक्टर्स में। इसके नीचे अब आप इवेंट्स लिखेंगे, जो भी सारे इवेंट्स थे, पॉलिटिकल इवेंट्स थे, रिफॉर्मर्स की सर्विसेज थी, ठीक है, इसी तरह जो हिंदूज की मूवमेंट थी, शुद्धि मूवमेंट, या इसी तरह डिफरेंट मूवमेंट्स जो आती रही हैं, ठीक है, जिन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की हिंदूज मुसलमानों को हिंदुइज्म पे। तो ये सारा कुछ आप इन फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने जो फैक्टर्स लिखे हैं इसके अंदर उन्होंने एलैबोरेशन नहीं की। सो हेडिंग्स वर फाइन, लेकिन इनके अंदर एलैबोरेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाना था, और इसमें सबको आइडिया था कि ये हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने हेडिंग्स को डिवाइड नहीं किया फैक्टर्स में, या जिन स्टूडेंट्स ने डिवाइड किया तो उनके ऊपर एलैबोरेशन नहीं लिखी। अब क्वेश्चन होता है कि कितनी एलैबोरेशन की जाए। ज्यादा एलैबोरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आप इवेंट का नाम लिखते हैं और उसका इम्पैक्ट लिखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। हम ये नहीं पूछ रहे कि इवेंट में हुआ क्या था। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऐसे आपने लिखनी है, तो उसकी वजह से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, ठीक है, और वहां से मुसलमानों को ये फील हुआ कि दे आर सेपरेट नेशन। अगर आप उसमें 14 पॉइंट्स लिखते हैं, या कांग्रेस मिनिस्ट्री अगर लेट्स से कोई पॉइंट लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि दे सो द एटीट्यूड ऑफ हिंदूज एंड देन दे रियलाइज कि दे कुड नेवर लिव विद they could never live along with Hindus in subcontinent, and hence it fueled further ideology of Pakistan। तो हर एक इवेंट को अगर आप दो दो तीन तीन लाइनों में उसका जो क्रक्स था वो लिख देते तो काफी हो जाता, ठीक है। ये इस तरह हमने अटेम्प्ट करना है। सोशल फैक्टर्स कौन से थे? सोशल फैक्टर्स में अगर आप देखें, एनलमेंट ऑफ बंगाल के बाद उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है, क्रिटिसाइज किया, अटैक किया मुस्लिम राइट्स पे। 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में उन्होंने क्या किया कि सोशली मुसलमानों को बाइकआउट किया गया, या उनसे जो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, कोटा को खत्म कर दिया गया, या संगठन शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की गई, जिससे उनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से मना कर दिया गया, या सोशल प्रैक्टिसेस करने से मना कर दिया गया, ठीक है, काओ स्लॉटर से मना कर दिया गया। तो ये चीजें आएंगी ना, मतलब हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे डिफरेंट चीजों में, और फिर वहां पे आप उसको ऐड करते रहेंगे, काफी ज्यादा आपके पॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये अगेन इट इज अ गुड प्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको पार्ट ए पार्ट बी
पार्ट सी, यानी इन्होंने क्वेश्चन को डायसेक्ट करके हेडिंग में लिख दिया। हमने हेडिंग में नहीं लिखना, हमने डायसेक्ट सिर्फ अपने लिए करना है कि हमें पता लग जाए कि जी इस क्वेश्चन के इतने पोर्शंस है और हमने हर पोर्शन को इक्वली टारगेट करना है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखें इनकी जो हेडिंग स्टाइल था दैट वाज गुड, आई लाइक दैट। ठीक है, कोटेशंस भी अच्छी ऐड की हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज मुझे इसमें पसंद आई वो जिस तरह इन्होंने डिवाइड किया क्वेश्चन को, एंड देन ये जो मैप था, नो वन वाज एबल टू ड्रॉ द मैप लाइक दिस। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा मैप है, इसमें जिस तरह रिप्रेजेंटेशन की गई है। अगर यही मैप पेपर में एग्जामिनर को पसंद आ जाएगा तो आपके खाली इस क्वेश्चन में नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपके वो एग्जामिनर जब पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसको साइकोलॉजिकली वो सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्स्ट्रा वेटेज देगा। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है और वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक भी जाता है। अगर आपकी कोई चीज मिस हो गई है या आप उसको 100% अटेम्प्ट नहीं कर सके, तो आपका जो इस तरह की चीजें हैं प्रेजेंटेशन में वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, और एक एक दो दो नंबर जो है एट द एंड आपको 7 to 8 मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट कर देता है यहाँ पे। और इसी 7 to 8 मार्क्स को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 70-80 मार्क्स ओवरऑल प्रेजेंटेशन की वजह से आपका जो एक डिफरेंस क्रिएट होता है वो आपकी एलोकेशन पे और आपके पास होने को डिफाइन करता है। सो इन चीजों को अपने माइंड में रखना है। तो इस तरह का मैप जो इन्होंने बनाया दैट इज एक्सीलेंट। अगर आप इस तरह मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे सो विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। तो इन्होंने ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा जो था वो एलेबोरेशन की है। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन में इनका देखें तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन जब आगे अगले क्वेश्चन पे गए हैं इनमें देखें कोटेशंस वर गुड, कोटेशंस वर एडेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये कोटेशंस आप में से मोस्टली लोगों ने स्किप की हैं, एक दो लिखी हैं। हिस्ट्री पोर्शन का फायदा ये होता है कि आपके पास इतनी कोटेशंस होती हैं, आप उसको याद करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्रिटिकली इवैल्यूएट द फाउंडेशन ऑफ इल्लामा इकबाल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं किसने इसको अच्छा अटेम्प्ट किया है इल्लामा इकबाल वाले कॉन्सेप्ट को। अगर इन्होंने देखें इन्होंने उनकी थोड़ी इवेंट्स बताया, तो मेरे ख्याल से ये इवेंट्स जो थे मोस्टली लोगों ने जेनेसिस लिखने की कोशिश की, तो हमें यहाँ पे बुलेट्स में बता देने चाहिए थे। उसकी एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ में रिक्वायर्ड नहीं थी क्योंकि ये मेन क्वेश्चन था ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लंडर किया कि जी द कांग्रेस रूल हैज शोन दैट मुस्लिम्स नीड अ सेपरेट होमलैंड फॉर द रिलीजियस राइट्स। ये अगर उनका जेनेसिस था तो उन्होंने 1930 में ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर दिया था, तो ये कांग्रेस मिनिस्ट्री उसमें नहीं आएगी। फिर इलामा इकबाल का कॉन्सेप्ट क्या था सेपरेट होमलैंड का, तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे किस तरह एम्फेसिस किया। ही आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम पॉवर्टी एंड अ सेपरेट होमलैंड। इतना मजा नहीं आया मुझे इस क्वेश्चन का इनके। सो लेट्स सी कोई ऐसा है, देखते हैं किसने इसको किस तरह अटेम्प्ट किया। अब अगेन ये क्वेश्चन जो था अच्छा अटेम्प्ट हुआ है 1937 का। अब ये यूज किया गया है 605 मार्कर। मैंने आप जैसे आपको बताया था शुरू में, दो मार्कर्स का डिफरेंट यूज हो सकता है, 605 604। तो ये 605 मार्कर का यूज किया गया, दैट इज हाउ यू यूज द मार्कर। यू सी इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। आपके हेडिंग्स में पेपर पता लग जाता है। अभी मैंने एक बार वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, मैं देखता हूँ इसमें से किसका अच्छा है, फिर उसकी बेस पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा पेपर। आप लोगों ने इन सब पेपर्स को लाजमी जो है वो गो थ्रू करना है कि मैंने कौन सी अच्छी चीज बताई है, और आपने वो अच्छी चीजों को फॉलो करना है, और जो मिस्टेक्स थी उनको आपने अवॉइड करना है। इसकी भी प्रेजेंटेशन अच्छी है। अगर ये इकबाल के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इन्होंने भी उसको इतना एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं किया। अब व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये वही फैक्टर्स मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह हमने फैक्टर्स इलैबोरेट करने हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था जिसमें सारे जो थे वो आंसर अच्छे अटेम्प्ट किए हुए हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं अल्लामा इकबाल वाला, तो पहले कायदे-आज़म की अगर क्रिस्मेटिक लीडरशिप का देख लिया जाए तो कायदे-आज़म बैकलैश ऑन 1937 इलेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि राइट अ डिटेल एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस, मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में आपने एनालिसिस करना है द क्रिस्मेटिक लीडरशिप कायदे-आज़म ड्यूरिंग दिस डेकेड, द क्राइसिस रिडन डेकेड। सो हमने जो था वो अपना फोकस यहाँ पे रखना था कि जो उन्होंने इस डेकेड के अंदर कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, जो मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन थी, बेसिकली ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो जो भी कंट्रीब्यूशन थी वो कायदे आजम ने ही यहाँ पे मेन किया। सो हमें ये चीज को मद्देनजर रखना था। अब इसके बाद
पोस्ट पार्टीशन की भी कुछ चीजें आ जानी थी 1947 के बाद, कि उनकी क्रिस्मेटिक लीडरशिप किस तरह उन्होंने अर्ली मसाइल का हल किया, ठीक है, उसको टैकल किया। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप यही इनकी एनालिसिस स्टार्ट करें तो उनकी जो रिफॉर्मेशन थी ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर द डिफीट इन 1937 इलेक्शन, दैट वाज द फर्स्ट इम्पैक्ट इन व्हिच कायद आजम की जो लीडरशिप थी वो शो हुई, ले ऑफ डिलीवरेंस जब उन्होंने सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद अगस्त ऑफर में जो उनकी रिजेक्शन थी वो बताएंगे, एंड द फार साइटेडनेस ऑफ कायद आजम। देन मेन हेडिंग वुड बी लाहौर रेजोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान अ सेपरेट होमलैंड, ठीक है, जिस पे कायद आजम स्टबन रहे और अपने स्टांस को उन्होंने बेंड नहीं किया, चेंज नहीं किया, ठीक है, उसके लाहौर रेजोल्यूशन की आप कोटेशंस दे देंगे। Then you will talk about 1942 क्रिप्स मिशन एंड द रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन बाय कायद-ए-आज़म, ठीक है, उसमें आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं उनकी लीडरशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। करिश्मा था, फार साइटेडनेस थी, ठीक है, टेम्परेंस थी, स्टबर्ननेस था। तो इस तरह चीजें हर इवेंट के साथ ये एडजेक्टिव यूज करके आपकी हेडिंग इजीली बन जाएगी। फिर उसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो 1944 में जो गांधी जिना टॉक्स थी वो बताएंगे, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस बताएंगे, कैबिनेट मिशन प्लान बनाएंगे, फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड देन द रोल ऑफ कायदे आजम आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थी किस तरह उन्होंने उनको टैकल किया, रेफ्यूजी प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक क्राइसिस को। तो ये चीजें डिफाइन करेंगी कायदे आजम की कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप। तो ये आपने इसमें लिखना था। अब एक लास्ट जो क्वेश्चन रह गया है वो है इलामा इकबाल का। अब इलामा इकबाल का अगर मैं बताऊं तो आपने जो स्टार्ट करना था सबसे पहले, वो आपने स्टार्ट करना था इलामा इकबाल की जो कॉन्सेप्ट था टू नेशन थ्योरी का। अब उसकी जेनेसिस आप दे सकते हैं बैकग्राउंड पे, जो भी आपने देनी होगी, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो था रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न स्टेटहुड का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने रिजेक्ट किया टेरिटोरियल बेस पे। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेजेंट किया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम स्टेटहुड ओवरऑल। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल दे आर ऑल ब्रदर्स। देन कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट नेशन इन सब कॉन्टिनेंट उन्होंने जो प्रेजेंट किया, और फिर उन्होंने उस पर दलाइल दिए, जो अलाहाबाद एड्रेस था उसमें से कोटेशन आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनका बताएंगे कि उनकी ये किस तरह जो था इम्पैक्ट इसका क्रिएट हुआ। उन्होंने थियोलॉजिकल फाउंडेशन इस्टेब्लिश की और बाद में जब कायदे आजम को परसुएड किया। तो ये वो चीजें जो मैंने स्लाइड्स में लिखी थी एज इट इज, अगर आप वही फॉलो करते थे हेडिंग्स तो बड़ी अच्छी बन जाती। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो हिस्टोरिकल जेनेसिस पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया हेडिंग्स ऐड करते हुए, और मेन जो क्रक्स था जो कि अलाहाबाद एड्रेस को ही एलेबोरेट करना था, वो आपने एलेबोरेट नहीं किया, ठीक है जी। तो ये चीजें थी। अब हम लेक्चर करेंगे, आज लेक्चर होना है, क्यों नहीं होना। सो देयर विल बी अ लेक्चर टुडे। तो ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्वेश्चंस को। अब अगर किसकी इसमें क्वेरी है तो एट द एंड ऑफ द क्लास टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस योर क्वेरीज। अगर किसी की हैं कि किसी को कोई मसाइल का सामना है तो एट द एंड ऑफ द क्लास मैं उनको रिजोल्व करूंगा, डिस्कस करूंगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है अपना तो। अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जी, I will share these papers in on Google Classroom. Just wait, I have mentioned this in.